हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एनीमिया। ये है आपका सैम बुलिंगम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 एनीमिया क्या होता है? बेसिकली एनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीबी। इन तीन चीज़ों में रिडक्शन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि उस पर्सन को या सब्जेक्ट को एनीमिया है। जनरली रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीबी अकर्स बिकॉज ऑफ, ये तीन कंडीशंस किस वजह से हो सकते हैं? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए आरबीसी का, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बहुत ज़्यादा खून का बहना, जिसे हम हेमरेज भी बोल सकते हैं एक तरीके से। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन दो टाइप से की गई है, मॉर्फोलॉजिकल एंड ईटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आरबीसी एंड कलर ऑफ आरबीसी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइज पे बात एंड कलर पे। साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय एमसीवी, एमसीवी साइज डिटरमाइन करता है, एंड कलर इज डिटरमाइंड बाय एमसीएचसी। कलर किस चीज़ से डिफाइन हो रहा है? एमसीएचसी से। आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया अभी। अब बात करें टाइप्स ऑफ एनीमिया। नॉर्मोसाइट, नॉर्मोक्रोमिक। तो साइज क्या होगा? आरबीसी का नॉर्मल होगा, कलर क्या होगा? नॉर्मल होगा। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा तो साइज नॉर्मल होगा, कलर क्या होगा? लेस हो जाएगा। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो साइज क्या होगा? आरबीसी का इंक्रीज लार्ज हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा आरबीसी का या एमसीएचसी क्या होगा? लेस हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो एमसीबी का साइज या फिर साइज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा? स्मॉल, एंड कलर क्या हो जाएगा आरबीसी का? लेस। अब बात करते हैं ईटोलॉजिकल एनीमिया। ईटोलॉजिकल में क्या आता है? हेमरोजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेज। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे हेमोरेजिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? हेमोरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। हेमोरेज क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। इसे हम कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमोरेज बोलते हैं एक तरीके से। एक्यूट हेमरेज में क्या होता है? इट इज ए सडन लॉस ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि सडनली किसी का एक्सीडेंट हुआ तो लार्ज क्वांटिटी में ब्लड लॉस हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट हेमरेज बोलते हैं। डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट कॉजेज हाइपोक्सिया विच स्टिमुलेट्स द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आरबीसीज। एक्सीडेंट के कंडीशन में क्या होगा? आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाएगा। वो क्या करेगा? हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, क्या करने के लिए? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये होता है आपका एक्यूट हेमरेज। अब बात करते हैं क्रोनिक हेमरेज की। क्रोनिक हेमरेज में क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम पीरियड में आपके इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके से ब्लड लॉस हो रहा है, उसे हम क्रोनिक हेमरेज बोलते हैं। इट अकर्स इन पेप्टिक अल्सर, परप्यूरा, हीमोफीलिया एंड मेनोरेजिया। जिन कंडीशंस में आपको हम कह सकते हैं कि क्रोनिक हेमरेज है। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, a lot of iron is lost from the body causing iron deficiency। ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूसली आपका ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन भी लॉस्ट होगा, तो उससे हम क्या, उसकी वजह से क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। द सेल्स ऑल्सो बिकम स्मॉल, सेल्स क्या हो जाएंगी? स्मॉल हो जाएंगी। आरबीसी क्या हो जाएंगी? माइक्रोसाइट हो जाएंगे और हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। ये होता है आपका क्रोनिक हेमरेज। सेकेंड है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, यानी टूटना किसी भी तरीके से। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलिटिक एनीमिया। यानी कि हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? यानी कि हीमोलिटिक एनीमिया में एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो रहा है, किस चीज़ का? आरबीसीज का, बट वो आरबीसी प्रोडक्शन से ज़्यादा हो रहा है, उसे हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया और इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया में। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है और कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके। इट इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एंटीबॉडीज, केमिकल्स एंड ड्रग्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी के अंदर, उसे हम एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। किस वजह से हो सकता है? एंटीबॉडीज, केमिकल एंड ड्रग्स की वजह से। एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोम्यून एनीमिया, इसे हम ऑटोम्यून एनीमिया भी कह सकते हैं। कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं? लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, हाइपर स्प्लेनिज्म, बर्न्स, इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड सेप्टिसेमिया, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग एंड सल्फर ड्रग्स, ऑटोम्यून डिसीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेकेंड फैक्टर क्या था आपका? इंट्रिंसिक फैक्टर।
इन दिस टाइप एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसीज, यानी कि जो डिफेक्टिव आरबीसी है उनकी वजह से जो आरबीसी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो वही अनहेल्दी आरबीसीज की हो रही है जो कि शॉर्ट लिव्ड है, यानी कम टाइम के लिए वो अपना लाइफ स्पेन कर पा रही हैं। इट इज़ ऑफन इनहेरिटेड एंड इट इंक्लूड सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये मेनली क्या होता है, इनहेरिटेड होती है, यानी पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आती हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है, सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसीमिया में हो सकती हैं इस। Because of the abnormal shape in sickle cell anemia and thalassemia, the RBCs become more fragile and susceptible for hemolysis. तो एबनॉर्मल शेप की वजह से सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में एबनॉर्मल शेप की वजह से तो आरबीसीज क्या हो जाते हैं, मोर फ्रेजाइल मतलब लूज एंड ससेप्टेबल फॉर हिमोलाइसिस, तो इसकी वजह से इजीली हिमोलाइसिस हो जाता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। तो इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आता है। कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड रेड आरबीसीज, यानी कि सिकल सेल बन जाती है। ये देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मल आरबीसी हो गई है, ये आपकी सिकल सेल होगी, यानी कि स्ट्रक्चर ही चेंज होगी कंप्लीट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन एसएस डिसीज और सिकल सेल डिसीज, मोस्ट कॉमन इन अफ्रीकन ओरिजिन, यानी अफ्रीका में मेजरली यही कॉज पाई जाती है, मोस्ट कॉमन है वहाँ पे। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस की वजह से थी। हीमोग्लोबिन एस में क्या हो रहा था, अल्फा चेन नॉर्मल थी और बीटा चेन एबनॉर्मल था, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है। सिकल सेल एनीमिया अकर्स व्हेन ए पर्सन इनहेरिट्स टू एबनॉर्मल जीन्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि ऑब्वियसली बात है इनहेरिटेड है तो क्या होगा, दोनों मतलब दो एबनॉर्मल जीन की वजह से ये हो रहा है। इन चिल्ड्रंस हिमोलाइज्ड सिकल सेल एग्रीगेट एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल्स लीडिंग टू इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई, इसे हम इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चिल्ड्रंस में क्या होता है, हिमोलाइज जो सिकल सेल्स होती है, हिमोलाइज मतलब बिखरी हुई टूटी हुई, वो क्या करती हैं एक जगह इकट्ठा होकर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्रैक्शन हो जाता है। इन्फ्रैक्शन मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। द इन्फ्रैक्शन इज कॉमन इन स्मॉल बोन्स, यानी कि स्मॉल बोन्स में बहुत कॉमन होता है इन्फ्रैक्शन। इट वेरी लेंथ इन द डिजिट्स, यानी कि अनलिमिटेड डिजिट्स में हो सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज हैंड एंड फुट सिंड्रोम, इस कंडीशन को हम हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं थैलेसीमिया की। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये भी हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलेज एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया, ये थाईलैंड में मेजरली होता है, मोस्ट कॉमन, इसलिए हम मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन होता है। द अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बिकम इम्बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जीन्स। तो क्या है, जो अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि जो ग्लोबिन जीन्स की जो सिंथेसिस है वो डिफेक्टिव हो रही है, इस वजह से। दिस कॉजेज द precipitation of the polypeptide chains in the immature RBCs leading to disorder in erythropoiesis. It results in hemolysis. ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इमेच्योर आरबीसीज के अंदर, वो क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को वो करता है डिस्टर्ब। तो क्या करेगा, एरिथ्रोपोइसिस डिस्टर्ब हो जाएगी तो हेमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा आरबीसीज का। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है। इट अकर्स इन फेटल लाइफ और इन्फेंसी, यानी कि फेटल लाइफ में होता है। इन दिस अल्फा चेन्स आर लेस एब्सेंट और नॉर्मल, यानी कि अल्फा चेन्स क्या हो सकती हैं, लेस हो सकती हैं, एब्सेंट हो सकती हैं और एबनॉर्मल हो सकती हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, बीटा चेन्स आर इन एक्सेस, यानी बीटा चेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एडल्ट्स में। चिल्ड्रंस में क्या होता है, गामा चेन्स आर इन एक्सेस, यानी गामा चेन्स बढ़ जाती हैं, चिल्ड्रंस में बीटा चेन्स नहीं होती। दिस लीड टू डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एंड हिमोलाइसिस, ये क्या करता है, डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा और हिमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन्स आर लेस इन नंबर्स, जैसे कि पता चल रहा है बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स लेस नंबर्स में होती हैं, एब्सेंट हो सकती है और एबनॉर्मल हो सकती हैं, और अल्फा चेन्स बहुत ज़्यादा हो सकती है नंबर्स में, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें नॉर्मल वो हो गई आरबीसीज, और इसमें थैलेसीमिया में देखो इस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन या हिमोलाइसिस इसका शुरू हो जाता है, इस तरीके से शेप चेंज हो जाती है इसमें। अब बात करते हैं थर्ड एनीमिया की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया।
एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी ये एनीमिया कब होता है, जो कि जिसमें क्या होता है कि एरिथ्रोपोसिस के प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। द सब्सटेंसेस विच इज़ नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोसिस आर आयरन, प्रोटीन्स एंड विटामिन लाइक विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। इसके लिए किस किन चीज़ों के एरिथ्रोपोसिस के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस नेसेसरी होते हैं? आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो अब नेक्स्टली हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। इट डेवलप्स ड्यू टू इनएडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। आरबीसीज आर माइक्रोसाइट एंड हाइपोक्रोमिक, तो क्या होगा, आरबीसी माइक्रोसाइट हो जाएंगे और हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। कॉजेज क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? लॉस ऑफ ब्लड, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, पोर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। आयरन की जो नॉर्मल वैल्यू थी कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में? 4 ग्राम, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? कैसे आप डायग्नोसिस करोगे कि किसी को क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं? फर्स्टली ब्रिटल नेल्स, स्पून शेप्ड नेल्स यानी कोइलोनिस्कियास, ब्रिटल हेयर्स, एट्रोपी ऑफ पेपिला इन टंग, डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड, यानी कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। आरबीसीज क्या हो जाएंगी फिर? मैक्रोसाइट और हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्निशियस एनीमिया और एडिशंस एनीमिया। इट इज़ द एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। पर्निशियस एनीमिया और एडिशंस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? विटामिन B12 की वजह से। इसे हम एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स। इसमें क्या होता है, जो सेल्स जो होती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका सेल्स का, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पैराइटल सेल्स जो होती हैं। द गैस्ट्रिक एट्रोफी रिजल्ट्स इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पोर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 विच इज़ द मैचुरेशन फैक्टर फॉर आरबीसी। तो जो गैस्ट्रिक एट्रोफी हुई है तो क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारी बॉडी के लिए जो नेसेसरी होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, और जो कि आरबीसी के मैचुरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से हमें पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट नॉर्मल इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया। जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वो नॉर्मल होता है ऑलमोस्ट इस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया में। सो द सेल्स आर माइक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। तो सेल्स कैसे हो सकती हैं इसमें? मैक्रोसाइटिक हो सकती हैं और नॉर्मोक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके पर्निशियस एनीमिया के? लेमन येलो कलर ऑफ स्किन एंड रेड सोर टंग, यानी कि जीभ लाल हो सकती है आपकी और स्किन कैसी हो सकती है? लेमन येलो कलर की। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पेरेस्थीसिया, एब्नॉर्मल सेंसेशन लाइक नम्बनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अनदर मैचुरेशन फैक्टर कॉल्ड फॉलिक एसिड। जो ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी होता है? एक तरीके से फॉलिक एसिड की। द आरबीसी आर नॉट मैच्योर्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगी। डीएनए सिंथेसिस इज ऑल्सो डिफेक्टिव, जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। सो द न्यूक्लियस रिमेन्स इमेच्योर, जो न्यूक्लियस जो होगा वो इमेच्योर रह जाएगा। नेक्स्ट एनीमिया जो था आपका क्या था? ए प्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। ये क्या हो रहा है? रेड बोन मैरो के डिसऑर्डर की वजह से होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज, यानी कि रेड बोन मैरो में क्या होता है, या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा फैटी टिश्यू, यानी कि फैटी टिश्यू जो है उसके लिए एक लेयर बन जाएगी रेड बोन मैरो के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। किस वजह से हो सकता है? रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेज, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्विनिन, गोल्ड सॉल्ट्स, बेंजीन एंड रेडियम। ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है ए प्लास्टिक एनीमिया। वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शन, इसकी वजह से
ये सब कॉज करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया को। नेक्स्ट हेडिंग है आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। क्या क्या सिम्टम्स और साइन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स पेल लूज एंड इलास्टिसिटी, यानी कि स्किन क्या हो जाएगी, पेल कलर की हो जाएगी और लूज हो, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज होने लग जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, फोर्सफुल रेस्पिरेशन होगा। ब्रीथलेसनेस फील होने लगेगी या फिर डिसएपनिया फील होने लगेगा। डाइजेशन में क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। किडनी में क्या होगा, एल्ब्यूमिनूरिया। इसमें क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन जो आपका प्रोटीन होता है वो यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड, यानी इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। ये था आपका चैप्टर नंबर 14 एनीमिया। थैंक यू सो मच।